नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हल्द्वानी से है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू वाले इलाके वनभूलपुरा में आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ढील दी गई है। रमजान की तैयारियों को लेकर सेक्टर 3 और 5 में आज ये ढील दी गई है, जिससे इलाके में दुकानें अभी खुली हुई हैं। इस दौरान लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। कर्फ्यू में ढील का फैसला सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद लिया गया है, ताकि लोग जरूरी सामान खरीद पाएं। हालांकि 8 बजे से 11 बजे के बीच ही ये ढील दी गई है और इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी गई है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के लिए 8 बजे से 11 बजे के बीच सेक्टर 3 और सेक्टर 5 में कर्फ्यू में फिलहाल कुछ हद तक ढील दी गई है। 20 दिन से जितनी थी आज दूर नहीं है। आज बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और जरूरी सामान के लिए आया था, खरीद लिया। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है कर्फ्यू को लेकर? जो ढील दी गई थी उस दौरान कैसे रिएक्शन लोगों के बीच से सामने आए हैं, और साथ ही साथ ढील तो दी गई लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश कर रहा है और लोग भी जो पहले भीड़ की संख्या में निकलते थे वो काफी जो है कम संख्या में निकल रहे हैं और जरूरत का सामान लोग खरीद रहे हैं अपनी, क्योंकि कल 24 तारीख से रमजान का मुकद्दस मौसम शुरू हो रहा है, तो इसकी वजह से महीना शुरू हो रहा है, तो इसलिए लोगों को जरूरत है, पेस्ट है, जो खाने पीने के सामान है, जो फ्रूट्स हैं, वो सब खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर 24 तारीख से रमजान शुरू हो रहे हैं तो रमजान में जो रोजे रखे जाते हैं उसमें रोजा अफ्तार करना होता है, तो इस तरीके से शहरी करनी होती है, तो उसके लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जो जरूरी चीजें हैं, उन सब चीजों को लोग अपने यहाँ खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत कम संख्या में जो बच्चे पहले हमें सड़कों पे दिखते थे और अननेसेसरी दिखते थे, वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने भी सख्त पहरा किया हुआ है। अर्धसैनिक बलों की रैपिड एक्शन फोर्स जगह जगह तैनात की गई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलाके को सेक्टर 3 और 5 को खोला गया है आज, इसलिए पुलिस का टोटल फोकस वहां पर है कि लोग भीड़ में न आए, और जो लोग आ रहे हैं वो कम से कम प्रॉपर मास्क पहन करके आए, और दुकानों में अगर खड़े हो रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। और जिन लोगों को उस इलाके से बाहर जाना है तो उन लोगों के लिए भी पास इश्यू की गए हैं। पास देखने के बाद ही प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग उनको बाहर जाने दे रहे हैं, तो एक तरीके से बेहतर मैसेज आज जाता हुआ दिख रहा है। जिस इलाके से हमें लॉकडाउन तोड़ने की खबरें मिली थी और बड़ी भीड़ की खबरें मिली थी, लेकिन आज वहां पर हमें एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग की खबरें मिल रही हैं, जो एक अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के अभी तक कुल मिलाकर 46 केस सामने आए हैं, जिसमें से 19 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 27 मरीज अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। राज्य भर में 4000 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं 65,000 से अधिक लोगों को अभी भी क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन के चलते पुलिस की सख्ती भी जारी है। पुलिस लगातार वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में अभी तक कोविड-19 के कुल 46 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोग रिलीव हो चुके हैं, तो अभी भी 27 के आसपास लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यानी एक्टिव केस हैं। पूरे प्रदेश भर में करीब 63,000 से अधिक लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसके बावजूद भी जो रेड जोन एरिया हैं, खासकर देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले, वहाँ पर पुलिस की सख्ती जारी है, प्रशासन की सख्ती जारी है। ये आप देख सकते हैं कि ये रिस्पना पुल का एरिया है। सुबह 7 से 1 बजे तक लोगों को आवागमन में छूट है, लेकिन पुलिस इस बात पर सख्ती से निगाह रख रही है कि कोई इसका अनावश्यक फ़ायदा न उठाए। आप देखेंगे कि एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है, क्या इनके पास है या नहीं। सर, एक चीज़ बताएगा, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को इस दौरान आ रही हैं और क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं वहाँ? काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी दिनों बाद घर से निकल रहे हैं, इतने अवेयर नहीं है, तो इन लोगों को थोड़ा समझाना पड़ रहा है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, अपना पास बना लिया है और आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, पास दिखा रहे हैं, तो पास वालों को हम जाने दे रहे हैं, और जो अनावश्यक घूम रहे हैं जानबूझ करके उनका चालान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी इस बात पर सतर्कता से निगाह रखी हुई है कि लोग लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसका कोई अनावश्यक फ़ायदा न उठाएं, और कोशिश ये है कि किसी तरह कोविड-19 की जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए, जो संक्रमण का खतरा है उसको
कम से कम किया जाए। उत्तराखंड में हालांकि 46 पॉजिटिव केस अभी तक कुल आए हैं, लेकिन एक हद तक लॉकडाउन इसमें सहायक हुआ है कोविड-19 की चेन को ब्रेक करने में। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना के चलते वन विभाग भी वन्य जीवों को लेकर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में वन महकमा पालतू हाथियों को लेकर भी सजग हो गया है। रामनगर वन प्रभाग के पास भी 4 पालतू हाथी हैं, जिन्हें एक कैंप में रखा गया है। ये बताया जा रहा है कैंप विभाग की तरफ से तैयार किया गया है और उस पर विभाग का खासा फोकस भी है। यहाँ बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और साथ ही कैंप को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हाथियों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। देखिए, जो हमारा आमडंडा डिपो जो है, इसके अंदर एक हाथी कैंप है। इसमें 4 हाथी फिलहाल रखे गए हैं और इन हाथियों को किसी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए हम पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है इसको, और इसमें वन विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो हमारे यहाँ का लोकल स्टाफ, इसमें महावत या हमारे स्टाफ हैं, वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को जो है पूरा सेंटर। नैनीताल में कोरोना का भले ही एक भी पॉजिटिव मरीज ना मिला हो, लेकिन शहर में संक्रमण फैलने का खतरा अभी भी बरकरार है। शहर में पिछले 22 मार्च से खोखे और रेहड़ी पट्टी वाले दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, लेकिन उनके अंदर बंद सामान खराब हो चुका है और बीमारियों को दावत दे रहा है। कई खोखों की खाद्य सामग्री अब सड़ने लगी है और शहर के अलावा कुत्ते इन खोखों में गंदगी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के साथ एक और बीमारी का खतरा नैनीताल के लिए खास तौर पर बना है। ये पंथ पार्क वाला इलाका है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अमूमन फड़ जो है वो शाम को लगती थी। लॉकडाउन के बाद सारा कुछ बंद है। हालांकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो फड़ लगना बंद हुआ है। उसी दिन से ये इस तरह से देख सकते हैं कि जो तमाम जो पूरा पंथ पार्क वाला इलाका है, वहाँ पर जो फड़ लगाते थे वो अपना इसको बांध के चले गए थे और आज तक ये बंधे हुए हैं। इनके अंदर अगर बात करें तो खाने पीने का, जैसे ब्रेड है या बंद गोभी, फूल गोभी, तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं, या नमकीन, जो पापड़ है, या जो अन्य सामान है जैसे छोले हैं, तमाम चीजों को बांध के गए थे, लेकिन आज तक वो बंधे हुए हैं। और कुत्ते, इनमें जो आवारा कुत्ते हैं वो इनमें आके गंदगी कर रहे हैं। हालांकि जब से लॉकडाउन शहर में लागू हुआ है तब से ये इसी तरीके से बंद हैं, लेकिन नगर पालिका ने ये जहमत नहीं उठाई कि इनको अब तक कहीं इसको फेंक दिया जाए या इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। आने वाले दिनों के लिए ये एक बीमारी का रूप ले सकता है। बेहतर होगा कि नगर पालिका जागे और इन सामानों को तुरंत कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रॉय करे ताकि एक और बीमारी से बचा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। उधर राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे पिथौरागढ़ के 36 छात्र अपने घर पहुंच गए हैं। मंगलवार की देर शाम उत्तराखंड रोडवेज की बसों के द्वारा छात्रों को पहुंचाया गया। मुख्यालय पहुंचने से पहले एंचोली में मौजूद हेल्थ सेंटर में सभी छात्रों की जांच की गई। छात्रों के अभिभावक उन्हें लेने के लिए हेल्थ सेंटर पहुंचे। लॉकडाउन के बाद ये छात्र कोटा में फंसे हुए थे। उधर टिहरी में तो छात्र छात्राओं को सीधे उनके घर पहुंचा दिया गया और वो भी बिना किसी जांच पड़ताल के। ऋषिकेश से 11 छात्र छात्राओं को लेकर एक बस टिहरी पहुंची, जिसमें से 5 टिहरी और 6 उत्तरकाशी जिले के छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिन्हें अब प्रशासन द्वारा होम क्वारंटीन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने घर पहुंचने पर खुशी व्यक्त की है। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंकफुल अपने मेंटोर से करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी जो बात है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाई और फिर राजस्थान सरकार ने हमारी स्टेट गवर्नमेंट से अपील की। जैसे कि हमें पता चला सर कि यूपी के बच्चे गवर्नमेंट द्वारा घर भेजे जा रहे हैं, तो हम लोगों की उम्मीद बढ़ गई सर कि शायद हमको भी कुछ करे। तो हमने सर सभी से बात की और सोशल नेटवर्किंग साइट पर सभी एक्टिव रहे सर। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा उसे टैग किया गया सर हरीश रावत जी को, सर TS रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और सर सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर। लॉकडाउन में कोटा में फंसे 19 छात्र छात्राओं और 4 अभिभावकों को लेकर एक बस चंपावत के टनकपुर पहुंची, जहां सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा और यहां से जाने के बाद भी सभी को होम क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि सभी लोग टनकपुर के रहने वाले हैं। टनकपुर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है और उनको 14 दिन तक रखा जाएगा, जिससे कि हम पूरी सावधानी बरतें। और 14 दिन जब वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह लेंगे तो उसके पश्चात 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में उनको फिर भेजा जाएगा। तो राजस्थान के कोटा से उत्तराखंड के 411 छात्र वापस लौट चुके हैं, लेकिन यही 411 छात्र उत्तराखंड की राजनीति का मुद्दा बन गए हैं।
उत्तर प्रदेश की मदद से उत्तराखंड के 411 स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा से लौट आए। एसडीआरएफ खुश है कि मथुरा से उनके 39 मेंबर्स की टीम स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस ले आई। हालांकि 14 दिन सभी को क्वारंटीन रहना होगा। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स का रैपिड टेस्ट हुआ, लेकिन उत्तराखंड में स्टूडेंट्स को अभी इंतजार ही करना होगा। सभी प्रशासन के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा इसमें हमें सहयोग प्रदान किया, जिस वजह से ये ऑपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा सका। कोटा से छात्र लौट तो आए, लेकिन इस पर सियासत भी हावी हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, जो किया उत्तर प्रदेश ने किया। वहीं बीजेपी इसे यूपी उत्तराखंड की केमिस्ट्री बता रही है। ये जो कोटा से भी आए हैं, ये तो उत्तर प्रदेश ने इनिशिएट किया है, और पीठ जो है थपथपाने का प्रयास उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सरकार ने इस दिशा में अगर त्वरित गति से कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे। उनको प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तराखंड सरकार में इतना सामंजस्य है। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में, कोटा के छात्रों के बारे में बात की। कोटा से लौटे स्टूडेंट्स को अपने परिवार से मिलने में 14 दिन का और वक्त लगेगा, लेकिन हालात ये हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी पार्टियां राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ रही। सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर डीएम ने अल्मोड़ा जिले के सभी 11 ब्लॉक के गांव में मनरेगा के कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सभी ब्लॉक में निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसके साथ ही डीएम ने काम करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाकर ही निर्माण कार्य में लगने की हिदायत दी है। इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। चाहूँगा कि मनरेगा में सारे काम अलाउड हैं। रूरल एरियाज़ में अभी किसी भी काम पे रोक नहीं लगेगी। इस सारे कामों को बढ़ाते हुए हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त है कि जितने भी काम कराए जाएँ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखा जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और उसी को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए वैसे ही निर्देश। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
और कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। रिलायंस जियो और फेसबुक मिलकर भारत में लोगों को बिजनेस के नए मौके दिलाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटी बनेगा। दरअसल फेसबुक और जियो के बीच बड़ी डील हुई है। मुकेश अंबानी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जियो में 9.99% हिस्सा यानी कि 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने यह कहा है कि जियो प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर फेसबुक कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में निवेश के बाद मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि अभी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन्हें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम बड़ा निवेश कर रहे हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो पूरे भारत में लोगों को बिजनेस के नए मौके देगा। जकरबर्ग ने इस डील के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम का आभार जताया है। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भारत कोरोना संकट से जल्द ही उबर जाएगा। My fellow Indians, Namaskar. I trust that all of you are safe and well. I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become Aapka or Hum Sabka Pyara Dost, a friend who brings together families, friends, businesses, information seekers, and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society: our Kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission: ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome
this pandemic. Corona हारेगा, India जीतेगा. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier and better. Thank you and Jai Hind. फायर सीजन के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में करीब 10,000 ट्रक कटा कटाया टिम्बर पड़ा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे डिपो तक नहीं पहुंचाया जा सका है। उत्तराखंड में टिम्बर का सालाना करीब 500 करोड़ का कारोबार होता है। इसके लिए जंगलों से अक्टूबर से लेकर जून तक करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर से टिम्बर का हर साल ढुलान होता है। इस साल जनवरी और फरवरी में लगातार बारिश और रास्ते टूटे होने के चलते जंगलों से टिम्बर नहीं उठाया जा सका और इसके बाद मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप पड़ गया। नतीजा कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों में बिखरा पड़ा करीब 1.5 लाख क्यूबिक मीटर टिम्बर धूल फांक रहा है। दोनों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो हमारा टिम्बर का लॉगिंग, कन्वर्जन और उसका ढुलान, और उसके साथ ही हमारा जो नदी तल से जो हमारा चुगान का कार्य है वो भी बाधित हुआ है। तो इस समय हमारे डेफिनेटली वन निगम को जो एक आर्थिक स्थिति है, इसमें जो हमारा नॉर्मल एक दिन में 150 से 200 ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली से हमारा जो टिम्बर ढुलान हो जाता है, उसके अनुरूप हमारी 20% ही ढुलान हो पाई है और इससे हमारा डेफिनेटली कार्य बाधित हुआ है। उत्तराखंड में 35 डिपो हैं जहां टिम्बर डंप किए जाते हैं। यहां से हर महीने होने वाली नीलामी भी बंद पड़ी हुई है। निगम के अनुरोध पर प्रशासन ने अब कुछ स्थानों पर छूट दी, लेकिन श्रमिकों की कमी और सैनिटाइजेशन जैसे कड़े नियम आड़े आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जहां 200 ट्रक प्रतिदिन आते थे, वहां अब सिर्फ 30 ट्रक ही आ पा रहे हैं। अकेले टिहरी रीजन के दून समेत 6 डिपो को लॉकडाउन अवधि में 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। एवरेज सेल 7-8 से 10 करोड़ तक के आसपास हो जाती है पर मंथ। मार्च में भी 20 के बाद ही लॉकडाउन हुआ है, 20 तक 7 करोड़ के आसपास सेल हो गई थी, तो 3-3.5 करोड़ वो हुआ, प्लस अप्रैल पूरा कंप्लीट 10 करोड़ के आसपास हो, तो लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू लॉस। टिम्बर की ढुलाई नहीं होने से वन विभाग तो घाटे में जा ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जंगलों में पड़ी इस लकड़ी को लेकर है, जो आग लगने की सूरत में आग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जंग में पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी पीछे नहीं हैं। टिहरी के पूर्व सैनिकों का यह कहना है कि चाहे बॉर्डर पर आतंकवादियों से लड़ाई हो या फिर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई की बात हो, सरकार और प्रशासन हमसे जो भी सहयोग चाहेगा उसके लिए हम तैयार हैं। कोरोना महामारी की जंग की लड़ाई में सब लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी की जंग की लड़ाई में जो पूर्व सैनिक है वो भी पीछे नहीं है। और हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से वो लोग अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। निगी जी, अगर बात की जाए, कोरोना महामारी जंग चल रही है, आप लोग से अगर बात की जाए तो किस तरह आप लोग योगदान दे सकते हैं इसमें? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माना देश में अगर आपातकाल की स्थिति है तो हम लोग, सरकार चाहे तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और जब भी चाहें बुलाएं तो हम उनके लिए, देश के लिए तैयार हैं कि हम जिस प्रकार से उत्साहित हमसे चाहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फौज में कई लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल साइड से भी हैं, अनेकों साइड से फौज में रहते हैं। हम जिस प्रकार से भी उनको मदद चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं। तो पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार जिस तरह से भी उनसे मदद चाहे वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे कोई भी सिचुएशन आती हो, पूरे देश की बात हो जहाँ पर, और देश की भक्ति की बात हो, वहाँ पर को पूर्व सैनिक काफी आगे रहते हैं। कुछ और भी आइए उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से आप लोग मदद कर सकते हैं? जितनी तक सर हमसे हो सकती है, मतलब कोई कहीं पे भी किसी की जाना है या किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा पूर्व सैनिक भी इस कोरोना महामारी की जंग की लड़ाई में पीछे नहीं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ पर कोई सरकार अगर उनसे कहती है या देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो सामने कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आएंगे और एक वॉलंटियर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। लॉकडाउन में चंपावत प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। जिला अभी भी ग्रीन जोन में है, जिसके बाद राहत शिविरों में रह रहे लोगों को प्रशासन स्वरोजगार देने की कवायद कर रहा है। डीएम के मुताबिक कार्यकुशलता के आधार पर ही शिविरों में रह रहे लोगों को अगर काम वो करना चाहते हैं
तो उन्हें काम दिया जाएगा और उसका भुगतान भी किया जाएगा। या जनपद में जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनसे हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार की कौशल कुशलता रखते हैं, किस प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं, और जनपद के अंतर्गत या जनपद के बाहर राज्य के अंतर्गत यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो भारतीय हों या नेपाल के हों या अन्य कोई भी माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको हम स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।